अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज हम शरिया स्टैंडर्ड नंबर 1 यानी ट्रेडिंग इन करेंसीज करेंगे। थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब है, इसलिए थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया मैंने। और कोशिश है कि हम बस एक ही सेशन करें, जूम का एक सेशन। जो नॉर्मली हम दो सेशंस 40-40 मिनट्स के कर रहे होते हैं, तो उसके हाँ जी। बजाय एक सेशन करें, क्योंकि मेरे गला ख्याल मेरा में बहुत शायद ज़्यादा शायद वायरल हुआ हुआ है काफी। नहीं, शायद इसमें शायद इतनी जरूरत पड़े भी ना, तो क्योंकि ये क्लास में ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। तो आई थिंक शायद काफी चीजें क्लियर होंगी ऑलरेडी। ये तो फर्स्ट टाइम डिस्कस कर रहे हैं ना हम। नहीं नहीं, वैसे ये वहाँ क्लास में हो चुका है डिस्कस। तो शायद मतलब तो कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट चीजों के होंगे। तो क्विकली भी चीजें निकल जाएंगी तो टाइम बच जाएगा, आप रेस्ट भी कर लीजिएगा। नहीं, एक्चुअली वो बदनान भाई इससे पहले भी जो हमने गारंटी का पढ़ा है या सेट ऑफ का पढ़ा है, तो वहाँ पहले भी क्लास में पढ़ चुके थे, लेकिन काफ़ी चीज़ें क्लियर नहीं थी। तो खैर एनीवेज हम कोशिश करेंगे कि एक ही जी सेशन करें जितना हो सके। मेरा ख्याल है कि हाफ ही हो पाएगा। जी जी, ठीक है, तो जितना इसको होगा हम बस स्टार्ट जी करते हैं। जी अ, इसका पहले सबसे पहले स्कोप देख लेते हैं। आपको मालूम है कि यूएफी शरिया स्टैंडर्ड जब भी स्टार्ट करता है तो उसका स्कोप पहले से डिफाइन करता है। पहले वो ये बताता है कि ये स्टैंडर्ड किन किन चीज़ों को डिफाइन करता है, किन किन चीज़ों के मुतालिक बात करता है। और उसी के दूसरे पार्ट में वो ये बात करता है कि ये स्टैंडर्ड किन किन चीज़ों को कवर नहीं करता, ताकि क्लैरिटी आ जाए। ठीक है, तो इसी तरह से ये जो स्कोप है, इसमें सबसे पहले इन्होंने ये बताया कि किन किन चीज़ों को ये कवर करता है। तो इन्होंने ये लिखा है कि दिस स्टैंडर्ड कवर्स इश्यूज ऑफ बोथ एक्चुअल एंड कंस्ट्रक्टिव पोजीशन ऑफ करेंसीज। ये एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव पोजीशंस दोनों की बात कर रहा है करेंसीज में। द यूज ऑफ मॉडर्न मींस ऑफ कम्युनिकेशन इन करेंसी ट्रेडिंग के लिए जो भी जदीद जराए हैं, उनकी बात कर रहा है। exchange of currencies in the context of the bilateral settlement of debts owed by the parties to the exchange। मतलब ये एक्सचेंज ऑफ करेंसीज की बात कर रहा है जब दो बंदों पर डेट्स हों और वो आपस में डिफरेंट करेंसीज में सेटल करना चाहें। मेरी इस बात से आपको शायद थोड़ा सा सेट ऑफ वाली बात याद आ रही होगी कि हमने सेट ऑफ में ये चीजें डिस्कस की थी। तो समझ लें कि जब सेट ऑफ दो डिफरेंट करेंसीज में होगा, तो उस पर वो सेट ऑफ वाला भी अप्लाई होगा, जो कि हमारा स्टैंडर्ड नंबर 4 था। और उस पर फिर ये स्टैंडर्ड नंबर 1 जो कि डिफरेंट करेंसीज के एक्सचेंज की बात करता है, वो भी इसमें अप्लाई होगा। अगर आपको याद हो तो स्टैंडर्ड नंबर 4 में उन्होंने रेफर किया था स्टैंडर्ड नंबर 1 को, तो फिर हमने इसलिए डिसाइड किया था कि हम स्टैंडर्ड नंबर 1, इसके बाद हम फौरन बाद स्टैंडर्ड नंबर 1 भी पढ़ेंगे। तो जी। उसके अंदर एक छोटा सा पोर्शन था जो करेंसीज के अगेंस्ट सेट ऑफ था, तो उसमें वो चीजें थी उसके अंदर। जी हाँ, सही कह रहे हैं एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। आप। तो ये उस उन चीजों को कवर करता है जहां सेट ऑफ में दो डिफरेंट करेंसीज इन्वॉल्व। फिर आगे कहते हैं कि डीलिंग इन करेंसीज इन मनी मार्केट्स। मनी मार्केट से मुराद जो डॉलर्स और जो पीकेआर या डिफरेंट करेंसीज का आपस में तबादला किया जाता है, वो मुराद है मनी मार्केट से मुराद। कि मनी मार्केट में करेंसीज की डीलिंग किस तरह से होगी। और इसके अलावा बायलैटरल प्रोमिसेस टू बाय एंड सेल करेंसीज। जो करेंसीज खरीदने और बेचने में जो बायलैटरल प्रोमिसेस होते हैं उनकी बात कर रहे हैं, जिनको अरबी में मुवादा कहते हैं। ये चीजें इस स्टैंडर्ड में कवर होंगी। फिर आगे वो कहते हैं डेफरमेंट ऑफ द डिलीवरी ऑफ वन ऑफ टू काउंटर वैल्यूज इन करेंसी ट्रेडिंग। करेंसी की ट्रेडिंग में जो दो काउंटर वैल्यूज हैं, उनमें से किसी एक को डेफर करने के मुतालिक ये बात करता है। काउंटर वैल्यूज से क्या मुराद है यहाँ पे? दोनों इवज इवज इवजैन मतलब इवज जो होते हैं दोनों के, राइट, यानी जो वैल्यूज का मतलब डॉलर के अगेंस्ट जो सामान पीकेआर और मिल रहा है। सामान और वस्तुओं बिल्कुल सही, की बिल्कुल बात। सही। शबी ने बात की कि ये दो इवज़ेन की बात करें। काउंटर वैल्यू का मतलब दो इवज़ेन है, और खिजर ने उसकी तत्बीक की इस करेंसी एक्सचेंज में। तो दोनों बिल्कुल ठीक आंसर्स हैं। एक्चुअली होता ही है कि जो खरीद और फरोख्त है, जिसको अरबी में बै कहते हैं, जिसको इंग्लिश में सेल कहते हैं, तो उसकी तारीफ फुकहा ने यही बताई है कि एक चीज को दूसरी चीज के इवज तबादला कर लेना।
एक चीज को दूसरी चीज के एवज तबादला कर लेना। तो यानी कि इसमें दो काउंटर वैल्यूज आ गई, दो चीजों का इवज किया जाएगा, दो चीजों को एक्सचेंज किया जाएगा। एक सब्जेक्ट मैटर होगा जिसको मबी कहते हैं, और एक उसकी प्राइस होगी जिसको समन कहते हैं, शरी टर्म में उसको समन कहते हैं। तो ये दो काउंटर वैल्यूज हैं जिनको एक्सचेंज किया जाएगा। ये काउंटर वैल्यू का लफ्ज स्टैंडर्ड में कसरत से यूज हो रहा है, बल्कि कहीं पर भी कोई सेल के मुतालिक आपको स्टैंडर्ड मिले तो ये काउंटर वैल्यू का लफ्ज बहुत मिलेगा, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये काउंटर वैल्यू से मुराद वो दो चीजें हैं जिनको आप आपस में एक्सचेंज करके सेल ट्रांजेक्शन करते हैं। एक तरफ एक कमोडिटी होती है, वो कमोडिटी दूसरे को दी जाती है, और उसके पास कीमत होती है। वो कीमत भी किसी, या तो किसी उसकी सूरत में होगी, गुड्स की सूरत में होगी, या फिर वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज की सूरत में होगी। प्राइस तो किसी भी इन दो में से किसी भी चीज में हो सकती है, लेकिन बहरहाल इनको इवजन कहते हैं। ठीक है। तो ये जो स्टैंडर्ड है ये बात करता है कि जब आप करेंसी में ट्रेडिंग कर रहे हो तो उन काउंटर वैल्यूज की डिलीवरी के मुतालिक ये बात करता है कि उनमें से कौन सी वैल्यू अभी दी जाएगी, कौन सी डेफर्ड की जाएगी, उसके मुतालिक, या दोनों दोनों ही ऑन स्पॉट होना चाहिए, या क्या होना चाहिए। तो ये उसके मुतालिक बात करता है। फिर कहता है कि एंड सम केसेस प्रैक्टिस बाय द इंस्टीट्यूशन, और जो इंस्टीट्यूशंस यानी बैंक्स, इसको जो डिफरेंट प्रैक्टिसेस उनके अराइज हैं उसकी ये बात करता है। अब वो ये बात कर रहे हैं कि कौन सी चीजों को ये स्टैंडर्ड कवर नहीं करता। तो द स्टैंडर्ड डज नॉट कवर द फॉलोइंग केसेस, दोज वेयर देयर आर नो ट्रेडिंग इन करेंसीज, यानी कि जहां पर करेंसीज का तबादला मकसूद ना हो, गुड्स का तबादला मकसूद हो, तो वहां पर ये स्टैंडर्ड उसको कवर नहीं करता। द इफेक्ट ऑफ गोल्ड स्मिथरी इन सेलिंग गोल्ड एंड सिल्वर, यानी जो सुनार का काम होता है गोल्ड और सिल्वर के तबादले में, खरीदो फरोख्त में, ये उसको भी कवर नहीं करता। ये सोने चांदी के तबादले की बात नहीं करता, ये सिंपल दो करेंसीज के तबादले की बात करता है। फिर जिस चीज को कवर नहीं करता वो ट्रांसफर ऑफ डेट्स दैट डू नॉट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ करेंसीज, यानी वो ट्रांसफर ऑफ डेट्स या वो सेट ऑफ या वो हवाले जिसमें डिफरेंट करेंसीज इन्वॉल्व ना हो, सेम करेंसीज इन्वॉल्व हो, तो ऑब्वियसली ये उसकी बात नहीं करता। और एंड द डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज की डिस्काउंटिंग की भी बात नहीं करता। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, थोड़ा सा कोई बताएगा जो हमारे बैंकिंग में ज्यादा, जिनको अबूर हासिल नहीं है उनके लिए थोड़ी सी हेल्प हो जाए, कोई बता सकता है? बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? सर मुख्तसर सा जो मालूम है वो ये कि वो आपके, जब आप कोई कस्टमर अगर कोई ट्रांजैक्शन करता है यानी कोई सेल करता है, तो उसको डेफर्ड उसकी पेमेंट आनी होती है। तो उसको वो एक, मतलब ये ज्यादातर फॉरेन करेंसीज में यूज होता है, इम्पोर्टर बेसिकली मैं इसमें ऐड एक्सपोर्टर्स। कर देता हूँ। बेसिकली बिल ऑफ एक्सचेंज जी जो ये नॉर्मली ज्यादा अच्छा शायद। इंपोर्ट ट्रेडिंग में यूज हो रहा होता है, इंपोर्ट ट्रेडिंग के अगेंस्ट जो बिल जनरेट जी होता अदनान है, जो बोले। डीएल जी, तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के अगेंस्ट जो बिल आपके जो एक्सचेंजेस हो रही होती है उसको बिल ऑफ एक्सचेंज के नाम पे लिया जाता है नॉर्मली। सही सर सही। ये बिल ऑफ लेडिंग और बिल ऑफ एक्सचेंज में डिफरेंस क्या है? बिल ऑफ लेडिंग एक इंस्ट्रूमेंट है, एक डॉक्यूमेंट है जो कि ये बताता है कि माल शिप हो बिल चुका बिल है ऑफ एक्सचेंज तो बेसिकली या शिप ऑन बोर्ड हो चुका है। बिल ऑफ एक्सचेंज एक दस्तावेज है जिसको इन्होंने डिफाइन किया, अदनान ने भी और शबी ने भी, कि एक ऑर्डर दस्तावेज है ऑर्डर ऑफ जो कि पेमेंट, ऑर्डर ऑफ पेमेंट। सर बिल ऑफ बिल्कुल सही। एक्सचेंज बेसिकली यूज होता है यूजर्स के डॉक्यूमेंट्स में। इसमें रिटर्न ऑर्डर है, मतलब ये एक लीगली कहीं पे चैलेंज किया जा सकता है। जो लेट सपोज ए ने बी को कोई गुड्स बेचे, तो जो बी है वो उस पर अपनी एक्सेप्टेंस देता है, जो जो उसके ऊपर टर्म्स मेंशन होती हैं। सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज एक दस्तावेज का नाम है जिसमें कोई ये डिमांड करता है कि इतने पैसे आप पे देने हैं, मतलब एक दूसरी पार्टी को एक ये बिल ऑफ एक्सचेंज जारी करता है। मतलब ये नॉर्मली इंपोर्ट एक्सपोर्ट के केसेस में होता है। एक तरफ से समझ लें कि गुड्स को शिप किया जाता है और दूसरी तरफ से पेमेंट दी जाती है। तो एक्सपोर्टर नॉर्मली बिल ऑफ एक्सचेंज लाकर बैंक के पास लाता है ताकि उसके अगेंस्ट वो
डिस्काउंट करेगा। अब ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज में जो अमाउंट होती है वो उसको फ्यूचर में मिलनी होती है। तो जब फ्यूचर में कोई चीज मिलनी है, उसको जरूरत आज है, तो जब उसको आज जरूरत है तो उसको आज पैसा चाहिए, तो वो बैंक के पास आता है और उसको वो डिस्काउंट कराता है। ठीक है, इस पे हम ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि इस पर अलहदा से डिस्कशंस हुई है और स्कोप भी है। इस स्कोप में एग्जाम में ज्यादातर चीजें नहीं आती, सिर्फ और सिर्फ क्लैरिटी के लिए ये चीजें आती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताऊं। ये जो करेंसीज का जो स्टैंडर्ड है, बेसिकली ईओफी इस करेंसी के स्टैंडर्ड को इस सेंस में लेता है, गोया के वो बेउस सर्फ है। बेउस सर्फ फिकी लिहाज से यूं समझ लें कि गोल्ड की खरीदो फरोख्त को कहते हैं, या सिल्वर की खरीदो फरोख्त, जिसको नकदैन कहते हैं, उनकी खरीदो फरोख्त को कहते हैं। तो उसने करेंसीज को ऐसे ही लिया है जैसे कि गोया करेंसीज आपके यहाँ गोल्ड या सिल्वर को रिप्रेजेंट करते हो। मतलब एक तो चूंकि सिल्वर रसूल अकरम कमोडिटी सल्लल्लाहु कमोडिटी एक्सचेंज के लिए जी इसको आप कमोडिटी एक्सचेंज भी कह सकते हैं। मतलब यहाँ पे करेंसी को एज ए गोल्ड की करेंसी, गोल्ड की कमोडिटी मिले। जी बिल्कुल। ये जो देखें फिqही लिहाज से एक चैप्टर है जिसको बेउसर्फ कहते हैं, जिसमें सोने चांदी की खरीदो फरोख्त, जब किसी जमाने में दिरहम और दीनार हुआ करते थे। दीनार के सोने की करेंसीज को कहते हैं, और जो दिरहम चांदी की करेंसीज को कहते थे। तो चूंकि उस वक्त जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज था वो बजाते खुद नकदैन की सूरत में था, वो बजाते खुद सोना और चांदी, यानी उसकी अपनी कोई वैल्यू थी। यानी कि अगर आप उस दिरहम को कहीं ले जाकर सुनार के हाथों बेच देते, तो वो इस दिनार के एवज कुछ ना कुछ आपको दे देता, क्योंकि उसकी अपनी एक वैल्यू थी। लेकिन आज हम जिसको करेंसी नोट कहते हैं, उसकी बजाते खुद कोई वैल्यू नहीं है, वो कागज का एक टुकड़ा है। उसके पीछे गवर्नमेंट का की समझने की गारंटी है, जिसकी वजह से उसकी वर्थ बनती है। अब ये जो कागज का टुकड़ा है, जिसको आप पेपर करेंसी कहते हैं, और आजकल के दौर में तो प्लास्टिक करेंसी की बात होती है। तो ये बेसिकली इसके अहकामात शरई तौर पर क्या होंगे, इस सिलसिले में फुकहा में इख्तलाफ है। बाज के नज़दीक ये जो जो भी करेंसी नोट है, ये रिप्रेजेंट करते हैं डॉलर को, उसको गोल्ड को या सिल्वर को, यानी इस पर सिल्वर और गोल्ड के अहकामात इस पर मुरतब हो। फुकहा की एक जमात है जो कहती है कि नहीं, इस पर सिल्वर और गोल्ड के अहकामात नहीं होंगे, बल्कि इस पर फुलूस के अहकामात होंगे। यानी इसको गोल्ड और सिल्वर की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, बल्कि एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर ट्रीट करेंगे। तारीख में अगर आप देखें तो तीन तरह के सिक्के मिलते हैं आपको। एक तो दीनार होते थे, या दिरहम होते थे, या फुलूस कहते थे। फुलूस कहते थे मेटल के सिक्कों को। तो फुकहा के मुताबिक जो मेटल के सिक्के होते थे, जिसमें आजकल के आपके नॉर्मल सिक्के आ जाते हैं, तांबे के सिक्के या दीगर ब्रॉन्ज के सिक्के, तो उसके लिए जो शरई अहकामात होते थे वो जरा गोल्ड और सिल्वर से बहुत डिफरेंट होते थे। तो ये एक इख्तिलाफ है। मैं इसको आपको बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये बेसिकली इस जो स्टैंडर्ड है उसकी उसके पीछे बैकग्राउंड क्या है। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि पाकिस्तान में इस वक्त जो प्रैक्टिसेस हो रही हैं उससे बहुत डिफरेंट बात की गई है। लाइक इसमें अगर आप पढ़ेंगे, इंशाल्लाह स्टैंडर्ड हम लोग पढ़ेंगे, तो उसमें आप देखेंगे करेंसी सलम की इजाजत इसमें नहीं बनती, जबकि पाकिस्तान में के करेंसी सलम होता है। इसके अलावा इस स्टैंडर्ड में आपको फॉरवर्ड बुकिंग वाद बेसिस पर उसकी इजाजत नहीं मिलती कि काउंटर पार्टीज दोनों मिलकर वादा करें। एक पार्टी वादा करे कि मैं फ्यूचर में जो डॉलर है वो इतने रेट पर खरीदूंगा, और दूसरा ये वादा करे कि मैं इतने रेट पर बेचूंगा। तो ये दो वादे को ये स्टैंडर्ड मना कर रहा है। उसकी वजह यही, इसके पीछे होने वाली रीजन कि ये इसको बेउसर्फ काउंट करता है, जबकि दूसरी तरफ हमारे बर्रे के स्कॉलर्स इसको बेउसर्फ यानी कि सोना चांदी के एक्सचेंज के तौर पर वो इसको कबूल नहीं करते। तो ये बैकग्राउंड बताना आपके लिए बहुत जरूरी है। और बेउसर्फ के मुतालिक एक्चुअली एक हदीस है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो मैं बताना चाह रहा था आपको। बड़ी मारूफ हदीस है कि जिसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सोने के बदले सोना, चांदी के बदले चांदी, गंदुम के बदले गंदुम, जौ के बदले जौ, खजूर के बदले खजूर, नमक के बदले नमक। और फिर फरमाया कि ये बराबर बराबर आपस में एक्सचेंज होंगे, और यदन बियदिन, यानी ऑन स्पॉट, और इनकी जो डिलीवरी है वो ऑन स्पॉट होगी, और फौरन हाथ के हाथ आपको देना होगा। जब इसमें से किसी चीज का तबादला दूसरी चीज से हो,
यानी कि अगर गोल्ड का तबादला अगर आप किसी दूसरी चीज से जैसे कि गंदम के बदला करना करना चाहें तो फिर इजाफे की इजाजत है। इस हदीस पे बेस करते हुए उमूमन एक तो ये कि जो हमारे यहाँ रिबा की दूसरी किस्म है जिसको रिबल फज्ल कहते हैं उसके मुतल्लिक बात आती है। और फिर दूसरा ये बेउस सर्फ की मुतल्लिक बात करता है कि सोना को सोने के एवज, चांदी को चांदी के एवज। ठीक है, तो ये इसका बैकग्राउंड है। ये बैकग्राउंड अगर क्लियर है तो हम आगे चलते हैं। इस बैकग्राउंड को समझना बहुत जरूरी है ताकि आपको ये स्टैंडर्ड समझ में आए। ये क्लियर है? जी बिल्कुल क्लियर है, क्लियर है जी। ठीक है, चलिए ग्रेट, आगे चलते हैं। तो ये देखें, शरिया रूलिंग ऑन ट्रेडिंग इन करेंसीज। करेंसी करेंसीज में ट्रेडिंग के लिए जो शरिया रूलिंग्स हैं, क्लॉज नंबर 2 इसकी बात करता है। 2/1 में ये कह रहे हैं, इट इज परमिसिबल टू ट्रेड इन करेंसीज प्रोवाइडेड दैट इट इज डन इन कंप्लायंस विद द फॉलोइंग शरिया रूल्स एंड परसेप्ट्स। के करेंसीज में ट्रेडिंग जायज है बशर्ते कि ये जो कुछ शराइत उन्होंने बताई है नीचे उसका ख्याल रखा जाए, उनकी कंप्लाइंस की जाए। तो उन वो कौन कौन सी शराइत हैं? पहली शर्त है, बोथ पार्टीज मस्ट टेक पोजेशन ऑफ द काउंटर वैल्यूज बिफोर डिस्पर्सिंग। ये बेउसरफ वाली बात आ गई। जब आप दो करेंसीज का एक्सचेंज कर रहे हो तो आप उस वक्त तक, मतलब जब तक पोजेशन ना दें तब तक आप आपस में जुदा ना हो। यानी कि जिस मजलिस में बैठकर, जिस मजलिस से मुराद जिस नशिस्त में बैठकर आप ये तबादला कर रहे हैं जिसमें ये कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, तो आप एक तरफ डॉलर दे दें और फौरन पीक्यूआर ले लें। इनमें से कोई एक चीज डेफर्ड नहीं हो सकती। काउंटर वैल्यू से क्या मुराद हो गई? एक चीज सब्जेक्ट मैटर है। अगर आप डॉलर खरीद रहे हैं तो डॉलर सब्जेक्ट मैटर हो जाएगा। डॉलर की एवज आप पीकेआर दे रहे हैं तो जो पीकेआर दे रहे हैं वो उसकी प्राइस हो जाएगी। तो वो ये कह रहे हैं कि इन दोनों का कब्जा एक ही नशिस्त में देना जरूरी है क्योंकि ये बेउसर्फ का हुक्म है। सोने का हुक्म ये है कि जब आप उसका तबादला करें, दिनार का हुक्म है या सोने का हुक्म है कि जब आप उसका तबादला करें तो एक ही नशिस्त में करें, इसको आप डेफर्ड नहीं कर सकते। तो ये चीज आपको, पहली चीज ये क्लियर होनी चाहिए। जबकि आपको बड़े सगीर में इसका प्रैक्टिस जरा डिफरेंट मिलता है कि आप ये डॉलर फ्यूचर के लिए भी परचेस कर सकते हैं। आज आप प्राइस दे दें और उससे कहें कि 2 दिन बाद वो आपको डॉलर देगा। तो ये यहाँ के स्कॉलर्स इसको अलाउ करते हैं लेकिन अरब स्कॉलर्स इसकी इजाजत नहीं देते। उसकी रीजन वही है जो मैंने आपको बताई है कि इसको बेउसर्फ में काउंट किया जाता है। ठीक है, अगला क्लॉज देखते हैं। पहला क्लॉज तो ये हो गया कि बेउसर्फ की वजह से ये हुक्म है कि दोनों चीजों इवजैन पर जो कब्जा है वो एक ही नशस्त में दिया जाए। यानी काउंटर वैल्यूज की जो पोजीशन है वो एक ही उसमें जो नशिस्त होगी उसमें दी जाए। दूसरा दूसरा समझ लें कि इस पे दूसरी शर्त ये है, द काउंटर वैल्यूज ऑफ द सेम करेंसी मस्ट बी ऑफ इक्वल अमाउंट। अगर आप सेम करेंसीज में एक्सचेंज कर रहे हैं तो उनकी अमाउंट सेम होनी चाहिए। यानी कि अगर आप पीकेआर में 1,000 रुपए की उसको बंडल को अगर आप 10 रुपए के साथ एक्सचेंज करना चाह रहे हैं तो 1,000 रुपए के इवज, उस बंडल के इवज 10 रुपए की इक्विवेलेंट करेंसी होनी चाहिए। इसमें इजाफा जायज नहीं है। इवन इफ वन ऑफ देम इन इज इन पेपर मनी एंड द अदर इज इन कॉइन ऑफ द सेम कंट्री, चाहे वो एक पेपर मनी की हालत में हो और चाहे जो दूसरा काउंटर वैल्यू है वो उसके कॉइन्स की शक्ल में हो, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कह रहे हैं कि दोनों को सेम अमाउंट में होना जरूरी है। लाइक अ नोट ऑफ 1 पाउंड फॉर अ कॉइन ऑफ 1 पाउंड। लाइक अगर आप 1 पाउंड के नोट का तबादला 1 पाउंड के कोइन के साथ करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि नोट का तबादला, 1 नोट का तबादला आप 2 कॉइन्स के साथ करें, 2 पाउंड के कॉइन्स के साथ करें। इसकी इजाजत नहीं है। तीसरी शर्त है, द कॉन्ट्रैक्ट शैल नॉट कंटेन एनी एडिशनल कंडीशनल ऑप्शन और डेफरमेंट क्लॉज रिगार्डिंग द डिलीवरी ऑफ वन और बोथ काउंटर वैल्यूज। इसका क्या मतलब है? यार कोई शर्त ट्राई नहीं होना करेगा? चाहिए। ख्यार शर्त नहीं होना चाहिए, यही कह रहे हैं खिजर? जी जी यही इसमें कह रहे खैर शर्त की बात कर रहे हैं कि कोई शर्त इसमें नहीं होनी चाहिए जी, बिल्कुल। राइट, शर्त ख्यार शर्त की बात हो रही है। जी ऑप्शन, इसको एक्चुअली खयार खयार का मतलब इसको अंग्रेजी में ऑप्शन कहते हैं। ये खयार का जिक्र बार बार आएगा। खयार होता है एक ऑप्शन।
जब दो आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें कुछ ऑप्शंस बाय डिफॉल्ट होती हैं, कुछ ऑप्शंस ऐसे होते हैं कि जिनको आप उसमें डालते हैं। तो अगर आप कोई कंडीशन डालें इसमें, मसलन आप ये कहें कि उमूमन ये होता है कि आप ये कहते हैं कि मैं आपको ये चीज बेचता हूँ या खरीदता हूँ इस शर्त पर कि 2 दिन तक 3 दिन तक मुझे वापस करने की, मुझे पसंद आए तो मैं वापस करने की मुझे इजाजत होगी। इसको कहेंगे ख्यार शर्त, कि आपने उस कॉन्ट्रैक्ट को आपको खत्म करने का ऑप्शन है, बशर्ते कि आपको पसंद ना आए। आपने शर्त लगाई कि अगर मुझे पसंद नहीं आया तो मैं ये वापस कर दूँ। तो वो ये कह रहे हैं कि जब भी करेंसीज का एक्सचेंज किया जाएगा तो कंडीशनल ऑप्शंस आप उसमें डाल नहीं सकते। आप अगर उसमें डालें कि यार मुझे पसंद नहीं है कि वापस करूंगा, तो इसमें पसंद नापसंद का ज्यादा गहरा ताल्लुक होगा करेंसी के उतार चढ़ाव से। अगर आज आपने फॉर एग्जांपल डॉलर मुझसे लिए और अब कहा कि भाई 3 दिन तक आपके पास ऑप्शन है, तो आप ऑप्शन का मिस यूज करेंगे। अदनान भाई ये करेंगे कि डॉलर की अमाउंट जो अगर उसकी वैल्यू कम हो जाएगी तो ये मेरे पास ले आएंगे, लो भाई आप वापस करें, मैं अपना ऑप्शन इस पे एक्सरसाइज करता हूँ, ये आप वापस ले लें। तो चूंकि इसमें करेंसी में रेट का उतार चढ़ाव होता है, और तो इसलिए इस तरह की ख़यार शर्त की इजाजत नहीं है। और एक दूसरी वजह भी है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई है। वो क्या वजह है? ऑन बताएं स्पॉट जैन। डिलीवरी हो गई है, ओनरशिप ऑन स्पॉट ट्रांसफर हो गई है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। इसको एक तो पहली बात ये कि वो एक कम्युनिटी सर्फ के जिम्मे में लेते हैं। तो बेउस सर, फिर बिल्कुल बिल्कुल, बेउस क्योंकि सर्फ बेउस सर्फ लिखे लेते हैं जिम्मे बेउस तो सर्फ लेते इसलिए हैं, इस तो तरह का उस पे ऑप्शन आप उस एक्सचेंज पर एक्सरसाइज नहीं कर नहीं कर सकते, और उसकी एक्सचेंज नहीं ऑन स्पॉट होनी है। सकते। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगला क्लॉज देखते हैं, द डीलिंग इन करेंसी शेल नॉट एम एट एस्टेब्लिशिंग अ मोनोपोली पोजीशन। मोनोपोली पोजीशन से क्या मुराद है? मोनोपोली पोजीशन से ये कि कोई जखीरा बंदा अंदोजी ना मार्केट हो, में एक ही पार्टी जो स्पेकुलेशन है वो करता जमा है ना कर ले। और बाइंग करके, ज्यादा बाइंग करके अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करता है, मोनोपोली राइट, करता है। जी हाँ। बिल्कुल बिल्कुल सही। जैसे आपने डॉलर परचेज करने शुरू कर दिया, अपने पास जखीरा करना शुरू कर दिया ताकि आप इसकी रेट को कंट्रोल कर सके। तो वो ये कह रहे हैं कि ये डीलिंग ऑफ करेंसी, इसका मकसद ये नहीं होना चाहिए कि आप मोनोपोली पोजीशन बना रहे हो उस प्राइस को काबू करने के लिए। नोर शुड इट इंटेल एनी इवल consequences टू द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल और सोसाइटीज। ना ये कि आपकी इंटेंशन ऐसी होनी चाहिए कि इससे आप किसी फर्द को, अफराद को या सोसाइटी को कोई नुकसान पहुंचाए। जाहिर है जखीरा दोजी से अफराद को भी नुकसान पहुंचता है और पूरी सोसाइटी को उससे नुकसान पहुंचता है। आगे चलते हैं। अगली क्लॉज है, करेंसी ट्रांजेक्शन शेल नॉट बी कैरिड आउट ऑन द फॉरवर्ड और फ्यूचर में। ये करेंसी ट्रांजेक्शन, इसकी इजाजत नहीं है कि आप फॉरवर्ड या फ्यूचर मार्केट्स में ये करें। इसकी वजाहत आगे काफी सारी आ रही है, अगली क्लॉजेस सारी इसी पर है। तो इसको हम पढ़ लेते हैं। 2/2, इट इज प्रोहिबिटेड टू एंटर इनटू फॉरवर्ड करेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स। इसकी शदीद ममानियत है कि आप फ्यूचर फॉरवर्ड करेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स करें। This rule applies whether such contracts are effected through the exchange of deferred transfers of debt or through the execution of a deferred contract in which the concurrent possession of both of the counter values by both parties does not take place. यहाँ इस जुमले में दो चीजों की बात कर रहा है। क्या कोई इसको एक्सप्लेन कर सकता है? एक दफा पढ़ ले। दिस रूल अप्लाइज वेदर सच कॉन्ट्रैक्ट्स आर इफेक्टेड थ्रू द एक्सचेंज ऑफ deferred transfers of debt or through the execution of a deferred contract in which the concurrent possession of both the counter values by both parties does not take place. जी। सर इसमें फॉरवर्ड बुकिंग की बात कर रहे हैं कि उसमें अभी तक फॉर एग्जांपल उसने डॉलर का रेट जो है पहले से कंफर्म कर लिया कि मैं इतने डॉलर आपको फ्यूचर में सेल आउट करूंगा, और रेट उसने बता दिया है। तो एक्चुअल में तो उसके ये पास अभी नहीं है। इसमें वैसे दो कंडीशंस आ रही है मेरे पॉइंट से, तो दो कंडीशंस आ रही है। एक तो पहले एक्सचेंज की बात कर रहा है, फिर उसके बाद इफेक्ट ऑन एक्सचेंज कर रहा है कि जो इफेक्ट आपके थ्रू होने कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरी बात कह रहा है कि डेफर कॉन्ट्रैक्ट इन विच द करंट कंकरेंस ऑफ पोजीशन ऑफ बोथ of the counter values by the both parties does not take place।
तो पहले कंडीशन में तो ये ऊपर जो बात कर रहा है वो आपके इफेक्ट कर रहा है उसकी, दिस इज रूल अप्लाइज वेदर द सच कॉन्ट्रैक्ट आर इफेक्टेड थ्रू द एक्सचेंज ऑफ डेफर्ड पेमेंट। पहले तो वो कह रहा है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इफेक्ट होगा डेफर्ड पेमेंट से, जा रहा है वो डेफर्ड पेमेंट लिया कि वो फॉरवर्ड बुकिंग की बात कर रहा है इसमें, अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो। फिर सही है। ट्रांसफर ऑफ डेट, तो फिर वो कह रहा है कि ट्रांसफर ऑफ डेट थ्रू द एक्सचेंज ऑफ, क्योंकि जरा डेट डेट जो एक्सचेंज हो रहा है थ्रू ट्रांसफर और एग्जीक्यूशन हो रही है फॉर द डेफर्ड कॉन्ट्रैक्ट। आप कॉन्ट्रैक्ट भी अगर आप डेफर्ड है उसके बाद जरा कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ, अगर वो सेल क्रिएट नहीं हुई, वो फॉरवर्ड बुकिंग पे चला गया, तो उसका मतलब सेल का कॉन्ट्रैक्ट फॉरवर्ड में चला गया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी डेफर हो गया। ऐसे ही है सर? अम, पहली वाली बात आपने सही की, जो दूसरे को एक्सप्लेन किया ना उसमें थोड़ा सा देखने की जरूरत है। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, मजीद जी क्लैरिटी आ जाएगी। पहली बात तो वही है जो आपने और नूरुलैन ने की, कि ये जो रूल है ये अप्लाई होगी उन कॉन्ट्रैक्ट्स पर जिसमें जो कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, मतलब आज हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, लेकिन इसका जो एक मतलब एक्चुअल में ये होगा, ये फ्यूचर में होगा। जैसे नॉर्मल फॉरवर्ड कवर आप लेते हैं कि आज आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है और इसके जो इवज़ैन यानी काउंटर वैल्यूज हैं वो आप आपस में एक्सचेंज करेंगे फ्यूचर डेट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट आज हो गया, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आज हो गया, लेकिन आप डॉलर की खरीदो फरोख्त कर रहे हैं फ्यूचर में, तो पहले में तो वो नॉर्मल फॉरवर्ड बुकिंग वगैरह इसमें आ गई। ठीक इसमें है, जो दूसरी फ्यूचर बात, की स्पॉट रेट पे होगी ना फिर? नहीं नहीं, ये कह रहा है कि इसकी इजाजत नहीं है ना, ये हाँ जी। नॉर्मल फॉरवर्ड कवर, अभी अभी आप उसके जो शरीय अहकामात है उस पर ना जाए। वो कह रहे हैं कि जो नॉर्मली मार्केट में फॉरवर्ड कवर होता है उसकी इजाजत नहीं। जो नॉर्मली ठीक है मार्केट जी। में होता है वो ये होता है कि आज ही एक फॉरवर्ड कवर ले लेते हैं, आज ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि जिसमें फ्यूचर जी का कोई रेट आप आपस में तय कर लेते हैं कि हम इस रेट पर फ्यूचर में तबादला करेंगे। वो स्पॉट रेट पे नहीं होता, वो फॉरवर्ड का रेट होता है। वो फॉरवर्ड तो सर ये बेसिकली, प्रोहिबिटेड ट्रांजेक्शन की बात कर रहा ये प्रोहिबिटेड है, ये जी प्रोहिबिटेड है। ये ठीक है। बेसिकली फर्स्ट जो हमारा पॉइंट था, कि आपको एक ही मजलिस में यानी एक ही उसमें लेना है, काउंटर वैल्यूज दोनों को ट्रांसफर करनी है, तो उसी का ये बता रहे हैं, क्योंकि फॉरवर्ड करेंसी में ये पोजीशन नहीं मिलता दोनों को एक ही उसमें, तो इस वजह से ये फॉरवर्ड मना कर दिया। बुकिंग है। इस बिल्कुल बेस पे बिल्कुल, यानी ये इस इल्लत शर्त बिल्कुल पे। सही बताई है इन्होंने। राइट, बिल्कुल सही। और एक दूसरी इल्लत भी है शबी इसमें। दूसरी इल्लत ये है कि बे मुअल्लक जायज नहीं है। यानी कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि आप डेफर्ड कर, मतलब जिसका आउटकम फ्यूचर पर डिपेंड कर रहा हो। समझ रहे हैं मतलब, आप ये जो बेसिकली आप इवज़ैन को तबादला कर रहे हैं ये फ्यूचर में जाके कर रहे हैं ना, ये बेमुअल्लक है। होगा, बिल्कुल। फॉरवर्ड कवर एक्सरसाइज हो सकता है, नहीं हो सकता, दोनों चीजें हो सकती हैं। तो ये इसलिए भी इजाजत नहीं है। लेकिन अभी फिलहाल हम शरी इसकी इल्लत पर बात नहीं कर रहे। वो फकत ये कह रहा है कि फॉरवर्ड करेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स जायज नहीं है। अब वो उसकी मिसदाक बयान कर रहे हैं कि कौन सी चीजें जायज नहीं है। तो पहली पहली बात तो उसने ये की कि आज आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, जो नॉर्मल फॉरवर्ड बुकिंग होती है जिसमें आज कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, और लेकिन उसका जो एक्सचेंज होता है काउंटर वैल्यूज का, वो फ्यूचर में जाके होता है। इवज़ैन का जो तबादला है वो फ्यूचर में जाके होता है। ये पहली बात हो गई। ठीक है, ये बात नूर ने और अदनान ने बिल्कुल ठीक कही थी। लेकिन जो दूसरी बात है ना, वो ये कह रहा है कि वो कॉन्ट्रैक्ट भी जायज नहीं है, वो डेफर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी जायज नहीं है। आप नॉर्मली मुराबा करते हैं ना, मुराबा बेसिकली बैंकों में डेफर्ड मुराबा होता है। वो एडवांस जी मुराबा, डेफर्ड मुराबा का मतलब ये होता है कि जो इसकी पेमेंट है वो डेफर्ड होती है। आप जी सब्जेक्ट मैटर आज लेते हैं, उसकी जो पेमेंट है वो फ्यूचर में हो रही होती है। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट भी जायज नहीं है जिसमें सब्जेक्ट मैटर करेंसी में आज लिया जा रहा है और उसकी जो प्राइस है वो फ्यूचर में आ रही है। या बरक्स, बरक्स क्या हो गया कि आपने प्राइस आज ले ली, सब्जेक्ट मैटर फ्यूचर में आ रहा है। ये कुछ जहन में कनेक्शन बन रहा है? अगर आप कोई जी। चीज देखें, आज देखें उसकी, इसको सिर्फ कोमोडिटी बेओ सर्फ, मुराबा जिसे कहते हैं नहीं सर। नहीं, वो कम्युनिटी मुकाबला की देखिए, इसको अगर सिर्फ बेओ सर्फ की जिम्मे में देखें ना, तो फिर ये फौरन से समझ में आ जाएगा कि नहीं, बेओ इसको सर्फ में ये इसको नहीं हो अभी सकता। अदनान अदनान इसको इसको इस तनाजुर में नहीं देखें। अभी जो मैं बात जी आपको समझाना चाह रहा हूँ ना, वो ये जी। कि आप फिलहाल अगर थोड़ी देर करेंसी को भूल जाएं, आप ओके। कोई भी गुड्स ले आए। ठीक जी है, अगर मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मेरी प्राइस डेफर होगी या सब्जेक्ट मैटर डेफर होगा। दोनों डेफर, ये मैं एग्जैक्टली। पहले आपको समझा चुका हूँ कि दोनों चीजें डेफर तो होगी तो बेउल काली बिल बेओ काली। काली भी काली हो जाएगी। जी ठीक है, तो उसकी इजाजत नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज डेफर हो सकती है नॉर्मल गुड्स में, अगर जी उसकी सब्जेक्ट मैटर आज डिलीवरी है, जी प्राइस डेफर्ड है, तो ये जी बेमुअज्जल हो जाएगा। जी मुराबा जैसे फॉर एग्जांपल जी। बेमुअज्जल है। मुनाफा। मुअज्जल का जी मतलब मैं ये है कि जिसमें प्राइस डेफर्ड। बाद में
प्राइस ठीक डिफर है, है, बाद एक तो में ये चीज कमेंट होगी। होगी। एक दूसरी जी चीज ये होगी कि प्राइस आज है, सब्जेक्ट मैटर डेफर है। तो ये इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहेंगे जिसमें प्राइस आज मिल रही है, सब्जेक्ट मैटर डेफर सलम है। सलम हो गया। एक सलम, तो बिल्कुल सलम हो गया, बिल्कुल सही, सलम हो गया। बिल्कुल सही। एक सलम हो अच्छा, गया, एक बेमुअज्जल हो गया। तो एक बेमौजूद ये हो जो गया। क्लॉज कह रही है, इससे आपको बखूबी समझ में आ जाना चाहिए कि ये कह रहा है कि करेंसीज में ना बेमुअज्जल जायज है, ना मुराबाह जायज है, ना सलम जायज है। ना सलम जायज, ग्रेट, सही हो ठीक है, गया। मैं आपको शुरू में मैंने आपको बताया था कि ये जो ईओफी करेंसीज को बेसिकली बेउसर्फ लेता है, लेकिन आपके पाकिस्तान में जो शरिया स्कॉलर्स हैं वो इसको बेउसर्फ नहीं लेते हैं, इसीलिए पाकिस्तान में करेंसी सलम होता है। जी जैसे बिल्कुल नूर होता है। मिजान में है, इनको आइडिया होगा कि इनके करेंसी सलम की एक जी प्रोडक्ट बिल्कुल है, होता बहुत है सारे जी। बैंकों में भी है। जी हमारे बैंक ने इसको ऑफर नहीं किया, एक ही ट्रांजेक्शन हुई उसके बाद से बिल्कुल बंद हो गई। हम लोगों ने बैंक इसको शुरू इस्लामी से ही भी डिस्कस करता है, किया। बैंक इस्लामी भी करता है। वे सब करते हैं, मोस्टली सब कर रहे होते हैं। कुछ ही जी। बैंक्स हैं जो जिनके शरिया बोर्ड ने इजाजत नहीं दी, लेकिन अदरवाइज यहाँ पर पाकिस्तान में सभी कर। अब ये देखिए, ये जो प्रैक्टिस है ये ईओफी स्टैंडर्ड के खिलाफ है, और इसलिए जी खिलाफ है कि ईओफी स्टैंडर्ड इसको बेउसर्फ के जुमरे में लेता है, गोल्ड और उसके जुमरे में लेता है, जबकि जी नॉर्मल हमारे बड़े सगीर के उलमा उसको उस तनाजुर में नहीं लेते। तो ये क्लॉज है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये जो स्टैंडर्ड है ये करेंसी सलम की इजाजत नहीं देता। ये क्लॉज समझ में आ गया सबके? जी बिल्कुल आ गया। तो बेसिकली वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स को बिल्कुल डिस्करेज कर रहा है, चाहे उसकी एवज़न को आप फ्यूचर में तबादला कर रहे हो जैसे नॉर्मल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में होता है, या एवज़न में से कोई एक डेफर्ड हो। यानी डेफर्ड कोई चीज नहीं हो सकती, दोनों डेफर्ड है तो भी नाजायज है, और एक अगर डेफर्ड है तो भी नाजायज है। ठीक है, अगले पे चलते हैं। हमारे पास 3 मिनट रह गए हैं, देखते हैं 3 मिनट तक जितना हो सकता है, वरना फिर इंशाल्लाह कल कर लेंगे। आज मैंने जैसे अर्ज किया था कि कुछ मेरी तबीयत भी नासाज है, तो जितना हम एक सेशन में कर पाएंगे तो बस कर लेंगे इंशाल्लाह, बाकी फिर कल इंशाल्लाह रिमेनिंग करते हैं। अगले क्लॉज में देखें तो इट इज ऑल्सो प्रोहिबिटेड टू डील इन द फॉरवर्ड करेंसी मार्केट इवन इफ द पर्पज इज हेजिंग टू अवॉइड अ लॉस ऑफ प्रॉफिट ऑन अ पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन। देखिए, फॉरवर्ड करेंसी तो होता ही हेजिंग के लिए। वो ये कह रहे हैं कि चाहे ये फॉरवर्ड करेंसी आप जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, चाहे हेजिंग के लिए क्यों ना हो। अब ये हेजिंग क्या होती है, मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं जो हमारे नॉन बैंकर्स फेलोज हैं उनके लिए, कि बेसिकली होता ये है कि मुझे कल को नहीं पता कि करेंसी का क्या रेट हो, डॉलर का रेट फ्लक्चुएट करता है। तो मैं अगर फर्ज करें कि आज मैं खड़ा हूं और मुझे फ्यूचर में डॉलर की कोई डील करनी है, तो मैं उसको आज हेज कर, मुझे ये खतरा है कि ये डॉलर का रेट बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। तो मैं उस खतरे की तलाफी के लिए कि कुछ भी हो सकता है, उस रिस्क को कवर करने के लिए मैं एक फॉरवर्ड कवर ले लेता हूँ। एक बैंक मुझे फॉरवर्ड कवर देता है फॉर एग्जांपल, या कोई भी पार्टी मुझे फॉरवर्ड कवर देती है और कहती है कि मुस्तकबिल का जो भी उसकी जो भी ट्रांजेक्शन है वो आप इस रेट पर मुझसे कर सकते हैं। तो इसको एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। और ये जो अमल में अंजाम दे रहा हूँ इसको कहते हैं हेजिंग, यानी कि मैंने अपने उस नुकसान को या होने वाले या खतर को मैंने एक तरह से हेज कर लिया, उसके खतरे को मैंने कम कर दिया, मिनिमाइज कर दिया। ठीक है, तो इसको कहते हैं हेजिंग। तो ये कह रहे हैं कि चाहे फॉरवर्ड मैं किसी हेजिंग के लिए अपने फ्यूचर के किसी नुकसान को बचाने के लिए ही क्यों ना कर रहा हूँ, तब भी इसकी इजाजत नहीं है। ठीक है, अगले क्लॉज में देखते हैं, इट इज परमिसेबल। हाँ, वो दो उसमें बताता है कि दो सूरतें इसकी जायज हो सकती हैं, कि अगर बैंक को हेज करना हो अपने किसी फ्यूचर डिवैल्यूएशन को। देखें, आज बैंक को 5,000 फर्ज करें, $1,000 फ्यूचर में मिलने हैं। अब वो $1,000 का क्या रेट होगा मुझे पता नहीं, मुझे ये खौफ है कि ये $1,000, ये जो डॉलर का रेट है, मुझे महीने बाद मिलना है, तो महीने बाद जो रेट होगा वो हो सकता है गिर जाए। तो मुझे हेज करना है उस नुकसान को। देखिए, मैंने आपसे एक कॉन्ट्रैक्ट किया डॉलर में, आपने कहा कि मैं $1,000 इसकी कीमत अदा करूंगा फ्यूचर में। ठीक है, ये बेउसर्फ की बात नहीं हो रही फिलहाल, आपको गुड्स के अगेंस्ट करेंसी की बात हो। मैंने आपको कोई चीज बेची और उसके इवज मैंने आपसे कहा कि $1,000 मैं आपसे दूंगा, अब आप फ्यूचर में देंगे। तो मुझे ये खतरा है ना कि $1,000 आज अगर फर्ज करें कि ₹300 रेट है, तो कल को ₹250 भी हो सकता है। अच्छा, ये जब खत्म हो जाए ये सेशन तो 5 मिनट के लिए ज्वाइन कर लीजिएगा मेरे ख्याल में। ये क्लॉज हम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर अगले पे छोड़ते हैं। मेरे ख्याल में हार्डली 5 to 10 मिनट्स लगेंगे, तो आप दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। फिलहाल जब तक बात चल सकती है तो हम इसको चला लेते हैं। तो हम हेजिंग की बात कर रहे थे कि हेजिंग का एक तरीका तो नाजायज हो गया जो ऊपर हमने बयान किया था, कि आज ही हम कॉन्ट्रैक्ट कर लें और एक कीमत तय कर लें कि हम मुस्तकबिल में इस कीमत के इवज हम अपनी फॉरवर्ड की सारी डीलिंग्स करेंगे। ये तो नाजायज हो गया।
लेकिन ये कह रहे हैं कि इस्लामिक बैंक के लिए इसके लिए शरिया कंप्लाइंट तरीके मौजूद हैं, फिर वो दो तरीके प्रपोज करता है। ठीक है, ये हम दोबारा से ज्वाइन करते हैं तो हम इसको डिस्कस करते हैं।